नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बने रहें हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि हम आपके 2 से 3 नंबर पक्के करने वाले हैं। ये टॉपिक टेट, सीटेट, एचटेट, एमपीटेट, रीट सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक क्या है? अधिगम के वक्र, अधिगम में पठार। दोस्तों, अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको इस कदर समझा दिया जाएगा कि आप ये अधिगम के वक्र और अधिगम में पठार कभी ना भूल पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम पर जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे आपको फ्री नोट्स अवेलेबल हो सकेंगे। बिना समय गवाए चलते हैं, बात करते हैं मुख्य टॉपिक पर। सबसे पहले माता सरस्वती को प्रणाम करेंगे और माता सरस्वती से कहेंगे हमें सद्बुद्धि दें। तो दोस्तों, आज का मुख्य टॉपिक है अधिगम के पठार। पठार क्या होता है? अधिगम क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखना जीवन पर्यंत चलता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, या कुछ भी हो, हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये अधिगम कहलाता है। और अधिगम में पठार क्या होता है कि जब अधिगम करते टाइम, कुछ सीखते टाइम उसमें रुकावट आ जाती है तो उसे अधिगम में पठार कहते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे। सीखने की इस प्रक्रिया की व्यवस्था जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है, इस अवस्था में अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने के स्थान पर समांतर चलने लगता है और अधिक देर तक कोई प्रगति नहीं दिखाई पड़ती है। इस सपाट स्थल को अधिगम का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? सपाट स्थल को अधिगम का पठार कहते हैं। जैसे कि ये अधिगम का क्षेत्र है। चलो अभी हम आपको ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे। मुख्य बिंदु क्या है? अधिगम का पठार का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और अधिगम पठार के कारण उनका निराकरण, ये मेन टॉपिक रहेंगे आज के। दोस्तों, चलते हैं, बात करते हैं। तो दोस्तों, अधिगम पठार की परिभाषा हम सबसे पहले रॉस महोदय के अनुसार अधिगम पठार की परिभाषा के बारे में जानेंगे। रॉस महोदय क्या कहते हैं? पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है। पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है जो इस अवधि को सूचित करते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसको पठार सूचित करते हैं। ये बोला है रॉस महोदय ने। दूसरा देखते हैं स्किनर के अनुसार। स्किनर महोदय क्या कहते हैं? पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। स्किनर ने कहा है पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। रैक्स एवं नाइट के अनुसार सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। ये बात बिल्कुल सही बोली है इन्होंने। क्यों? अगर आप कुछ सीख रहे हैं, ऐसे आप बच्चा है कोई 3 साल का
या 2 साल का बच्चा है कोई, 2 साल का बच्चा तो कम समझदार होता है, कम पढ़ने योग्य होता है, 3 का मान लेते हैं, उसे आप ABCD सिखा रहे हैं, ABCD सिखा रहे हैं और ABCD हमने उसे सिखाई। उसके बाद उसे हम ये वाली स्मॉल लेटर सिखा रहे हैं, ABCD। तो जब वो ABCD सीख गया है, सीखने की एक अवस्था पर पहुंच गया है और दूसरी अवस्था इसमें प्रवेश कर रहा है, तो क्या होगा, उसके सीखने की गति है वो धीमी हो जाएगी, तो सीखने में पठार आएगा। जब बच्चा ये ABCD सीख लेगा और दूसरी बार ये सीखेगा, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आएगा, तो दूसरी अवस्था में आएगा तो उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करने पड़ेगा। और हो सकता है कोई अच्छा बालक हो तो वो अच्छे से सीख भी सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि वो सीखने में कठिनाइयाँ आएँ, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, उसे ही पठार कहते हैं। दोस्तों, इस ग्राफ के माध्यम से अधिगम पठार को सीखते हैं। जैसे पढ़ाई कर रहे हो, मजा कर रहे हो। जैसे कि ये जो रेखा है, और एक ये है। अब ये जो रेखा बता रही है, ये वाली, ये जो है, ये जो रेखा है प्राप्त की इकाई यानी कि यूनिट, जो हमने सीखा। और ये जो रेखा है, ये वाली, ये जो रेखा है, ये अभ्यास के दिन की इकाई। तो इसके बारे में है, जैसे कि पहले शुरुआत की थी हमने, तो ये रेखा यहाँ से चली ऐसे, ये जो ग्राफ है राम, ये जो गति की अवस्था ये दर्शा रहा है, गति की अवस्था, ये तीव्र गति है, यहाँ से ये डायरेक्ट जा रहा है। अब ये जो गति यहाँ तक गई है, इतने दिन तक सीखा है, ये 70 यूनिट यहाँ पर इसने कंप्लीट कर लिया है। कितने दिन में किया है? 15 दिन में। 15 दिन में 70% सीख गया है। अब क्या हुआ, अब इसमें पठार आ गया। ये यहाँ पर ये सपाट स्थल रेखा है, ये जो स्थल रेखा है ये वाली, ये जो रुकी गति है, ये यहाँ पर रुक गया। तो ये कितने दिन तक रुक गया? 15 दिन में इसने इतना सीख लिया था 70%। अब ये यहाँ तक इतने दिन रुक गया, 15 से 25 दिन तक रुक गया। तो ये जो स्थिति है इसे ही अधिगम का पठार कहा जाता है। ये जो स्थान है, इतने दिनों में उसने कुछ नहीं सीखा, तो जब कुछ सीखने की गति बिल्कुल कम हो जाती है, मंद हो जाती है, तो वो पठार कहलाता है। फिर क्या हुआ, फिर ये सीखने की गति की दूसरी अवस्था, ये जो इसने यहाँ पर फिर से प्रयास किया और सीखने की गति एकदम स्पीड पे हो गई। यहाँ पर उसने पूरा सीख लिया। कितने दिन में? 35 दिन में। ये ज़रूरी नहीं कितना दिन में कितना सीखा, लेकिन सीखने की गति और सीखने की जो स्थिति होती है, कितने दिन में कितना सीखा, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये जो इसने पूरा सीख लिया, ये जो स्थिति है इसे ही पठार कहते हैं। अधिगम में पठार, इसकी एक बार परिभाषा और देखते हैं। अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है, अभी हमने ग्राफ आपको दिखाया था तो उसमें ऐसा था ग्राफ, वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नत को दर्शाता है। ये जो है, ये जो स्थान है, इसमें यहाँ पर ये ज़्यादा उन्नत दिखा रहा है, ये यहाँ पर कम उन्नत दिखा रहा है, ये ऐसा चल रहा है। नगण्य उन्नत को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग
अधिगम के पठार कहलाते हैं। क्या भाग अधिगम के पठार कहलाते हैं? ऐसे अब ये इसने यहाँ से इतना सीखा, फिर ये यहाँ पर इतना चला गया, फिर इसने यहाँ पर फिर सीखा, फिर ऐसे चला गया, फिर जो कम हुआ, ये जो स्थिति आ जाती है, जो कम सीखते हैं वही पठार कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, सीखने के दौरान जब कुछ प्रयासों के बाद अधिगम की मात्रा अवरुद्ध हो जाती है, चाहे अभ्यास कितना ही बढ़ाया जाए, इसे सीखने का पठार कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, फिर दोबारा से देखें। अधिगम की मात्रा, ये जो है लाइन, ये अधिगम की मात्रा की लाइन है। और ये अभ्यास है। अब ये ऐसा सीख रहा है, ये जा रहा है, ऐसे सीख रहा है, सीख रहा है, सीख रहा है, धीरे धीरे इसका ये अधिगम के पठार है, ये नीचे को आ रहा है, वो यानी कि सीखना उसका कम हो रहा है। तो ये जो स्थान है जो कम हो रहा है वही अधिगम का पठार है। अभी दूसरे ग्राफ में क्या दर्शाया गया है, इसमें ये दर्शाया गया है कि ये अभ्यास इसने किया, अधिगम की मात्रा कितनी हुई, चलती गई, एक साथ हुए, सीधा चली गई ऊपर तक। तो ये जो अगर ये नीचे को आ जाती है ऐसे करके, तो ये जो स्थान था ये यहाँ से ऐसे मिल जाता, तो ये जो स्थान है यानी कि अधिगम की स्पीड सीखने की कम हो गई, तो यही पठार कहलाता। कुछ पॉइंट हैं जिससे सीखने में पठार के कारण क्या है, सीखने में पठार के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं। प्रेरणा का अभाव, अगर कोई बालक है और उसे अगर मोटिवेशन नहीं मिलता है, यानी उसे कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है, तो वो उसमें सीखने का अभाव हो सकता है। कैसे हो सकता है कि जब उसे कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी, उसे ये नहीं बताया जाएगा अगर आप पढ़ोगे तो आपके साथ ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा, कि क्या कैसे होगा, तो प्रेरणा के अभाव से सीखने के पठार के कारण हो सकता है। रुचि में कमी, जैसे कोई बालक है, उसे आप ABCD सिखा रहे हैं, उसके बाद आपने उसको 1 2 3 सिखाया, अब उसकी 1 2 3 में रुचि कम है, ABCD में ज़्यादा है, तो ये जो रुचि की कमी है इससे भी पठार कारण बन सकता है। शारीरिक सीमा मतलब कि अगर बालक है उसकी क्षमता से अधिक उसे समझा रहे हैं तो वो सीखने में पठार बन जाएगा, यानी कि उसके सीखने में कमी आएगी। सीखने की अनुचित विधियाँ, अगर आप किसी बच्चे को विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो उसे प्रयोगशाला विधि द्वारा पढ़ाएं। क्यों? अगर आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं उसे और कहानी कथन के द्वारा बता रहे हैं तो वो नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? जब तक वो करके नहीं देख लेगा तब तक उसका ज्ञान स्थायी नहीं होगा और वो अच्छे से नहीं समझ पाएगा। ये है पुरानी आदतें व नई आदतों में संघर्ष। ये बात भी सही है। क्यों सही है? उसकी आदत कुछ और है, उसे गिनती लिखना पसंद है, उसे मैथ पढ़ना अच्छा लगता है। अब आप उसे वर्णमाला पढ़ा रहे हैं तो उसकी जो आदतें हैं उसमें संघर्ष होगा, इसके कारण भी पठार हो सकता है। प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, अगर प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाना है तो भी बच्चे को प्रयोगशाला यानी करके सीखना चाहिए। थकान बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा थका हुआ है तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। निराशा भी है, सही बात है, अगर बालक निराश है तो नहीं सीख पाएगा। उदासीनता, अस्वस्थता, वातावरण व्यवधान बहुत ज़रूरी होता है।
अगर बच्चे को उचित वातावरण नहीं मिलेगा, एक स्कूल है, ये स्कूल है, इधर से इसके रोड गया है, इधर रेलवे लाइन है, इधर कोई फैक्ट्री है, चारों तरफ से कोलाहल हो रहा है, चारों तरफ से शोर हो रहा है, तो बच्चे का सीखने का, जो बच्चा यहाँ पर बैठा है सीख रहा है, वो उसका माइंड इधर उधर जाएगा, इधर भटकेगा, इधर भटकेगा, इधर भटकेगा, तो वो उसे उचित वातावरण नहीं मिल पाएगा। जब वातावरण नहीं मिलेगा तो वो कम सीखेगा। तो यही जो कम सीखना होता है, ग्राफ के माध्यम से जो ऐसा रुकावट आ जाती है, यही पठार कहलाता है। तो ये जो मेन पॉइंट थे, ये सीखने में पठार के कारण थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इनसे कैसे इसका बचाव किया जाए। पठार को दूर करने के उपाय। जब अधिगम में पठार आएगा तो उसे दूर करने के उपाय होते हैं, क्या होते हैं? सीखने वाले को प्रेरणा देना। अगर कोई बालक है तो उसे आप प्रेरणा देंगे तो वो अच्छे से सीख जाएगा, अच्छे से सीखने का उसका मन होगा। नवीन प्रणालियों का प्रयोग। कोई बालक है, आप उसे कहानी कथन द्वारा समझा रहे हैं, फिर उसे आप भ्रमण विधि पे ले गए, तो कहानी कथन द्वारा समझा रहे हैं, फिर भ्रमण विधि पे ले गए, तो ये नई नवीन प्रणाली हो जाएगी, उसके द्वारा वो सीखेगा। तो ये पठार में कमी जो आई है वो ऐसे ऊपर जाएगी। कार्य के बीच बीच में विश्राम देना। अगर बालक सीख रहा है, अगर उसे कुछ टाइम के लिए विश्राम देंगे तो उसका मन दोबारा से फिर लगेगा, तो पठार में कमी नहीं आएगी। सीखने की उचित विधियों का प्रयोग, ये बात बिल्कुल सही है। अभी हमने आपको बताया, कहानी कथन के बाद उसे भ्रमण विधि पे ले जाएं या प्रयोगशाला विधि से सिखाएं। व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना। कोई बालक होता है वो एक दिन में सब कुछ सीख लेता है, कोई बालक होता है वो नहीं सीख पाता है। तो इस प्रकार हर बालक अलग अलग होता है, तो उनकी भिन्नता होती है जो व्यक्तिगत, उन पर ध्यान देना चाहिए, उसके अनुसार उन्हें समझाना चाहिए। उत्साहवर्धन करना। अगर किसी बालक ने अच्छे से कोई काम किया है तो उसके उत्साहवर्धन करना, यानी कि उसने अच्छा काम किया, आपने बच्चों से कहा इसने कितना अच्छा काम किया, बा मोहन ने कितना अच्छा काम किया, इसके लिए सभी लोग तालियां बजाएं, तो सभी ने क्लैपिंग कर दी, तो ये उत्साहवर्धन हो गया। तो उसका दोबारा से मन होगा कि हम फिर से अच्छा काम करें, जो मेरे लिए सभी लोग क्लैपिंग करें। उपयुक्त वातावरण का निर्माण। अभी हम आपको बताए थे कि ये एक स्कूल है, उसके चारों तरफ इधर रेलवे की लाइन गई है, इधर रोड गया है, इधर फैक्ट्रियां हैं, ऐसा है। तो वहाँ पर उचित वातावरण होगा। अगर स्कूल है, उसके चारों तरफ अच्छे से फुलवारी लगी है, शोर शराबा कम हो रहा है, तो बच्चे का माइंड नहीं भटकेगा। बच्चे का जब माइंड नहीं भटकेगा, उसे उचित वातावरण मिल जाएगा। तो जब उसे उचित वातावरण मिलेगा तो वो अच्छे से समझ पाएगा। दोस्तों, ये जो है अधिगम के वक्र एवं पठार। अभी हमने अधिगम में पठार सीखा। अब अधिगम के वक्र की बात की जाए तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं वक्र। कौन कौन से वक्र होते हैं उसके बारे में सीखते हैं। नंबर 1, सरल रेखी वक्र। जिस वक्र में सीखने की दर एक समान होती है, सरल रेखी वक्र कहलाता है। किस प्रकार? देखो, ये जो लाइन गई है, ये वाली, ये जो लाइन गई है, ये सीखने की गति है और ये अभ्यास का नियम है। कोई बालक इतना सीखने की गति है, ये अभ्यास है। वो अभ्यास कर रहा है, ये अभ्यास कर रहा है, वो ये इसकी सीखने की गति है। तो क्या है, इसमें ये दोनों सीधा चल रहे हैं। तो ये जो सरल रेखा चल रही है, सरल या रेखीय वक्र, तो ये जो सीखने की गति एक समान हो रही है, इसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है, यानी कि ये सीधी जा रही है। देखिए आप, ये सीधी जा रही है रेखा,
तो ये जो सीधी रेखा जा रही है इसे ही सरल या रेखी वक्र कहते हैं, और ये अभ्यास का नियम है उसका, ये सीखने की गति है। बात करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र दो शब्दों से मिलकर बना है, उन्नत धन उदर। इसका मतलब होता है इस वक्र में समय अथवा प्रयोगों के साथ साथ अधिगम की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है तथा अंत में वक्र एक पठार के रूप में हो जाता है। कैसे होता है इसके बारे में जान। आप यहाँ पर देखिए, ये जो रेखा है, ये सीखने की गति है। ये जो रेखा गई है ये सीख अभ्यास है। उसने इतना अभ्यास किया और ये सीखने की गति है। पहले ये सीधी गई, ये सीखने की गति है इसकी, ये अभ्यास है, ये अभ्यास है। तो क्या हुआ, पहले जो उसने सीखने की गति थी उसकी धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन कुछ टाइम बाद सीखने की गति कम हो गई, वो धीरे धीरे नीचे आ गई। तो ये जो सीखने का मात्रा है, अभ्यास तो बराबर कर रहा है, लेकिन जो सीखने की जो मात्रा है उसमें कमी आ रही है। तो जो कमी आ रही है तो ये क्या हो गया, नकारात्मक हो गया। क्यों नकारात्मक हो गया, तो ये नकारात्मक वक्र हो गया और उन्नतोदर वक्र हो गया, क्योंकि पहले तो उसमें उन्नत हुई लेकिन वो धड़ाम से नीचे आ गया, तो इसलिए ये नकारात्मक वक्र हो गया। दूसरा वक्र का प्रकार है, नंबर 3 पर आता है नतोदर वक्र। जैसे उन्नतोदर था उसमें क्या होता है, उसमें सीखने का, पहले उसने सीखा, ये सीधा गया, फिर धीरे धीरे उसका नीचे आ गया, यानी ये नकारात्मक हो गया। उसने अभ्यास तो बराबर किया लेकिन सीखने की स्थिति कम हो गई, तो उन्नति उसकी कम हो गई, तो उन्नतोदर। अब ये आया नतोदर वक्र। समय अथवा प्रयासों के साथ अधिगम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ये वक्र सकारात्मक गति वक्र कहा जाता है। क्या होता है, अधिगम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। नतोदर में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, ये उसकी सीखने की गति है, ये सीखने की गति है उसकी, और ये अभ्यास है। अभ्यास वो कर रहा था, पहले उसका धीरे धीरे अभ्यास उसका ज़्यादा लग रहा था, लेकिन सीखने की गति थी जो ऐसे यहाँ से 1 2 3, ये सीखने की गति धीमी थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसके अभ्यास तो उतना ही रहा, लेकिन सीखने की गति क्या हुई, तेज हो गई, यानी कि वो ज़्यादा सीखने लगा। तो ये जो वक्र हुआ ये सकारात्मक हो गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नतोदर। ये नतोदर वक्र कहलाता है। अब चौथा पॉइंट है मिश्रित वक्र। इसमें क्या होता है, नतोदर एवं उन्नतोदर वक्र का मिला जुला रूप, इसे 5 एस प्रकार का वक्र भी कहते हैं। क्या ये ऐसा होता है, इसे एस प्रकार का वक्र भी कहते हैं। कैसे, ग्राफ के माध्यम से सीखते हैं। इसे एस प्रकार का वक्र कहते हैं। कैसे, ये जो सीखने की गति थी इसकी, ये वाली जो रेखा है ये सीखने का अभ्यास है। पहले वो सीखा, फिर उसकी गति कम हो गई, फिर वह सीखा, फिर उसकी गति ज़्यादा हो गई, ऐसे एस प्रकार का बन गया, तो इसे मिश्रित वक्र कहते हैं। इसमें क्या, नतोदर भी होता है, यानी कि पहले अभ्यास की गति उसकी ज़्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर कम थी तो ज़्यादा हो गई, तो इसे नतोदर एवं उन्नतोदर का दोनों का मिला हुआ रूप कहा जाता है। अधिगम वक्र के चढ़ाव और उतार के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अधिगम वक्र के चढ़ाव और उतार के कारण अनेक हैं। बहुधा सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के कारण ही अधिगम वक्र में कभी चढ़ाव प्रतीत होता है तो कभी गिरावट प्रतीत होती है। वक्र के चढ़ाव और उतार के कुछ प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं, उत्तेजना,
एक्साइटमेंट, अगर किसी बच्चे में कोई काम सीखने की एक्साइटमेंट है तो उसका वक्र ऐसा चलेगा, ऊपर को जाएगा। अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो उसका वक्र ऐसा चलेगा। हो सकता है ऐसा ही चले, इतना ऊपर भी ना जाए। संतुलन, थकान, थकान से बच्चे का वक्र हो सकता है, पहले बच्चा ऐसे सीख रहा था, उसमें थकान आ गया तो उसका वक्र उन्नतोदर हो गया। अभ्यास, अभ्यास के कारण बच्चे का वक्र धीरे से ऊपर भी जा सकता है, नतोदर भी हो सकता है। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी होता है, स्टिमुलेशन, इसके कारण बच्चे का वक्र ऊपर जाता है, यानी कि पठार में कोई कमी नहीं आती। देखिए मिश्रित वक्र को एक बार दोबारा समझाते हैं। ये अभ्यास के दिनों की इकाइयां हैं, ये वाली जो लाइन है, और ये है जो प्राप्त की इकाई है। देखो पहले उसकी गति धीमी थी, फिर उसकी गति तीव्र हो गई, ऊपर को जा रही, फिर धीमी हो गई, फिर नीचे को आ गई, फिर तीव्र हो गई, फिर ऊपर को गई, फिर नीचे गई। ऐसे ये मिश्र होता है, इसमें नतोदर होता है और उन्नतोदर, दोनों प्रकार के वक्र से मिलता जुलता होता है ये मिश्र वक्र। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको सीटेट के लिए संपूर्ण ईबीएस, पूरा ईबीएस का आपको कंटेंट मिलेगा, उसमें आपको संपूर्ण एनसीईआरटी बेस्ड होगा, आपका संपूर्ण एनसीईआरटी बेस्ड होगा, फुल एनसीईआरटी बेस्ड होगा। उसमें आपके क्या क्या टॉपिक रहेंगे इसको भी हम समझाते हैं, क्या क्या टॉपिक रहेंगे उसमें आपको बाघ, चीता, शेर, स्लॉथ और प्रमुख जो पक्षी हैं, पक्षी के बारे में, और आपको केंचुआ के बारे में, सर्प, कालबेलिया नृत्य, और आपको प्रमुख ये जो घर होते हैं, आवास निवास जो थीम है, घर आवास होते हैं, शेर का आवास क्या होता है, कौन से पक्षी का आवास कहाँ होता है, स्लॉथ क्या करता है, शेर क्या करता है, हाथी कितने दिनों में कितना खाता है, कितने दिनों में उसका बच्चा कितना बड़ा होता है, इसके बारे में आपको फुल एनसीईआरटी बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें, और अगर आप मेरे वीडियो पर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट डाटा उपलब्ध कराएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।